नमस्कार और पार्क वे में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे लखनऊ समझौता 1916 के बारे में। एक ऐसा समझौता जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ, लेकिन कांग्रेस को काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ी। तो आज हम लोग इससे पहले कि ये चर्चा शुरू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए देखते हैं लखनऊ समझौता 1916 में क्या हुआ था। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा किया गया एक समझौता था। तो दो पार्टीज कौन कौन सी हो गई इसमें? पहली पार्टी है कांग्रेस, दूसरी पार्टी है मुस्लिम लीग। ठीक है, इन्हीं दोनों के बीच में ये समझौता हुआ था। यह समझौता 29 दिसंबर 1916 को कांग्रेस ने ये अपने थ्रू कर दिया था और 31 दिसंबर 1916 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने इसे पारित कर दिया था। तो मुस्लिम लीग ने 2 दिन ज्यादा सोचा है ना। 29 दिसंबर को लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे पारित कर दिया और 31 दिसंबर 1916 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने भी इसे पारित कर दिया। इसके अंतर्गत हुआ क्या था देख लीजिए। इसके अंतर्गत कांग्रेस लीग समझौते से मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों तथा जिन प्रांतों में वे अल्पसंख्यक थे वहां पर उन्हें अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। इसी समझौते को लखनऊ समझौता कहते हैं। तो क्या क्या किया गया? मुसलमानों को जहां पे वो बहुसंख्यक थे वहां पे उनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई और जहां पे वे अल्पसंख्यक थे वहां पे उन्हें अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। ठीक है, जहां पे मतलब वो संख्या में ज्यादा हैं वहां पे वही चुनाव लड़ेंगे, वही वोटिंग देंगे प्रमुखता से और वही जीतेंगे, मतलब प्रतिनिधित्व उन्हीं का रहेगा। अलग निर्वाचन क्षेत्र उसी टाइप के उस समय बना करते थे और अनुपात से अधिक उन्हें प्रतिनिधित्व वहां पे मिलेगा जहां पे वे अल्पसंख्यक थे। ठीक है, तो दोनों साइड से ये जो है कि एक बड़ा ही धार्मिक एंगल देके इस समझौते को किया गया था। कांग्रेस का काफी इसमें आलोचना भी कांग्रेस को झेलनी पड़ी। कांग्रेस का काफी क्रिटिसिज्म हुआ क्योंकि इस तरह के समझौते करने को मतलब उस समय के बहुत सारे नेताओं ने सही नहीं माना। उन्होंने ऐसा सोचा कि इस तरह से धार्मिक एंगल से यदि समझौते होने लगे, फैसले होने लगे तो ये देश के लिए ठीक नहीं होगा और बाद में ये ऐसा हुआ भी। यही जो फैसले थे, इसी टाइप के जो फैसले थे जो धार्मिक एंगल से लिए जा रहे थे, उन्हीं की वजह से बाद में फिर द्विराष्ट्र का जो सिद्धांत आया, 2 नेशन थियरी आया और बाद में फिर देश का बंटवारा भी इन्हीं सब सिद्धांतों के आधार पे हो गया। मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक इस समझौते के प्रमुख निर्माता थे। मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो 1910 में कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़े थे और 1913 में उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। 1916 में वो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बन गए थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है एक प्रमुख इसमें व्यक्ति थे और कांग्रेस की तरफ से बाल गंगाधर तिलक, तो मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक इस समझौते के प्रमुख निर्माता थे। लखनऊ की बैठक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी और अनुदारवादी गुटों का फिर से मेल हो गया था। ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट घटना हुई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस जो स्प्लिट हो चुका था पहले 1907 में सूरत अधिवेशन जो हुआ था 1907 में, वहां पे कांग्रेस जो है वो 2 भाग में बट गई थी। गरम दल, नरम दल, यानी उदारवादी और अनुदारवादी ये दोनों अलग हो गए थे, ठीक है ना, जिसे कहते हैं सूरत स्प्लिट। तो वहां पे जब ये 2 पार्टीज अलग अलग हो गई थी, मतलब 2 धड़े अलग अलग बन गए थे, यहां पे लखनऊ में 1916 में जो अधिवेशन हुआ वहां पे ये दोनों एक हो गए। तो कांग्रेस जो है वो 2 धड़े उसके दोनों मिला के एक हो गए और दूसरा जो काम हुआ था वो था ये लखनऊ का समझौता जो कि मुस्लिम लीग के साथ हुआ था। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच सहयोगात्मक समझौता लखनऊ अधिवेशन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसी कारण लखनऊ अधिवेशन को लखनऊ समझौता यानी लखनऊ पैक्ट कहा गया है। महत्वपूर्ण इसलिए भी थी क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि चलो हम इसकी बात मान लेते हैं, उसके बाद तो ये हमारा साथ देगा। यानी उसको लग रहा था कांग्रेस को कि शायद यही एक पॉइंट फंसा होगा जिसकी वजह से मुस्लिम लीग हमारा साथ नहीं दे रही है और उन्होंने ये बात मान ली। अब उनको लगा होगा कि ये जो उनकी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई और मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिलके जो है वो भारत की स्वाधीनता के लिए लड़ेंगे, लेकिन ये सोचना उनका बिल्कुल गलत था। ये बाद में बिल्कुल ही गलत साबित हुआ। लखनऊ अधिवेशन में राष्ट्रीय महत्व की 2 घटनाएं घटी जिनका मैंने अभी जिक्र किया भी कि कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी आपसी मतभेद बुलाकर एक हो गए और दूसरा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच
समझौता हुआ और दोनों ने एक होकर संघर्ष का निश्चय किया। कांग्रेस के नरमपंथियों और गरमपंथियों में जो फूट 1907 के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी वह लखनऊ अधिवेशन में आकर ठीक हो गई। 1907 का जो अधिवेशन था उसको इसीलिए बोलते हैं सूरत स्प्लिट, क्योंकि वहां पे नरमपंथी गरमपंथी जो है वो कांग्रेस के अलग हो गए थे। एक 19 सूत्रीय ज्ञापन भी बनाया गया था जिसके द्वारा सरकार के समक्ष निम्नलिखित मांगे प्रस्तुत की गई थी। पहला तो यह है कि भारत को स्वशासन प्रदान किया जाए, प्रमुख मांग थी ये, उस समय की प्रमुख डिमांड ही थी ये, तो है ना। और दूसरा, केंद्रीय विधान परिषदों, प्रांतीय विधान परिषदों और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल, उसका विस्तार किया जाए, उसमें और सदस्य जोड़े जाएं तथा इन परिषदों में निर्वाचित भारतीयों की संख्या में वृद्धि की जाए, इंडियंस को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, ये दूसरी डिमांड थी। विधान परिषदों के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होनी चाहिए। ये कुछ ऐसे पॉलिटिकल डिमांड्स थे जो 19 सूत्रीय ज्ञापन के द्वारा सरकार को दिए गए थे और ये ज्ञापन जो है वो इसी लखनऊ का जो अधिवेशन हुआ था यहीं बना था। इस समझौते से ही कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग स्वीकार कर ली, जो बाद में भयावह सिद्ध हुआ। बाद में इसी से 2 नेशन थियरी डेवलप हो गई और इसी से देश का विभाजन भी हो गया। इस समझौते के बाद मुस्लिम लीग ने अपना अलग अस्तित्व बनाए रखा तथा मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की मांग करता ही रहा ना। उसे तो लगा कि कांग्रेस की यह कमजोरी है और इस प्रकार से वो अपने लिए अधिक अधिकारों की, मतलब मुसलमानों के लिए अलग अधिकारों की मांग करता रहा और एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया हिंदू मुस्लिम को। इस समझौते के परिणाम स्वरूप द्विराष्ट्र सिद्धांत उत्पन्न हुआ। द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी 2 नेशन थियरी इसी समझौते के फलस्वरूप उत्पन्न हो गया और बाद में वो देश को 2 भाग में बांटकर ही दम लिया। असहयोग आंदोलन के स्थगित होते ही यह समझौता भंग हो गया। असहयोग आंदोलन 1922 में जब समाप्त हुआ उसके बाद से मुस्लिम लीग बिल्कुल ही अलग हो गया। उसने कहा कोई समझौता नहीं, पहले जो भी हुआ था अब हम कांग्रेस का साथ देने के लिए बाध्य नहीं है, बिल्कुल अलग हो गया और एकदम बिल्कुल अलग टाइप की राजनीति उसने करनी शुरू कर दी। तो असहयोग आंदोलन के स्थगित होते ही यह समझौता भंग हो गया तथा कांग्रेस व मुस्लिम लीग एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो गए। यही वह समझौता था जिसने भावी राजनीति के लिए सांप्रदायिकता का बीज बो दिया। सांप्रदायिकता का बीज इसी समझौते से बोया गया। मदन मोहन मालवीय ने लखनऊ समझौते का विरोध किया था। उन्होंने काफी क्रिटिसाइज भी किया कांग्रेस को, क्योंकि उनको शायद मालूम था कि आगे चल के इस समझौते का क्या असर होने वाला है। हालांकि कांग्रेस मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देने के लिए ऑलरेडी अपने पार्टी से ही तैयार थी, पर जिन्ना की लीग के अधिकतर नेताओं को यह मंजूर नहीं था तथा लीग समझौते में पीछे हट गई और कुछ वर्षों के पश्चात पाकिस्तान की भी मांग उठने लगी। तो कांग्रेस जो है वो सोचता था कि मुस्लिम लीग जो है वो अपनी कुछ मांगों को मनवाकर और वो उसकी जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद वो साथ देगा और अंग्रेजों के खिलाफ लड़के देश को स्वाधीन कराएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मुस्लिम देश के हिसाब से वो उसका जो ताना बाना था, जो मांगे थी, वो देश के हिसाब से होती नहीं थी, उसकी एक पर्टिकुलर धर्म के हिसाब से वो चलता था। इस वजह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बने। कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग ने ये जो समझौता किया 1916 में, बाद में इसे तोड़ दिया और पूरी तरह से जो है कि कांग्रेस का कॉम्पिटिटर बन के सामने आया और बाद में 2 नेशन थियरी भी सामने लाया, बाद में देश का बंटवारा भी करवाया। तो ये था लखनऊ समझौता 1916। आप अपना कोई कमेंट यदि कमेंट बॉक्स में हमें देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक बार फिर से। नमस्कार।